नमस्ते मेरे प्यारे दोस्तों। हम लोग बिहार एसएससी में अब तक पूछे गए सभी प्रश्नों के आधार पर जीके जीएस की शानदार तैयारी कर रहे हैं। आज हम लोग मॉडर्न हिस्ट्री से अति महत्वपूर्ण प्रश्नों का पार्ट 3 वीडियो देखेंगे। जो प्रश्न जिस चैप्टर से पूछा गया है उस चैप्टर में जितने भी अति महत्वपूर्ण प्रश्न है वो सभी आपको बताएंगे, जो आपके परीक्षा के लिए संभावित प्रश्न रहेगा। साथ में महत्वपूर्ण प्रश्न बताएंगे जो परीक्षा में बार बार पूछा जाता है। इससे आपके बिहार एसएससी के साथ साथ सभी परीक्षाओं के लिए जीके जीएस की शानदार तैयारी हो जाएगी। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है कि गांधी जी द्वारा निम्न में से कौन सा समाचार पत्र शुरू किया गया था। तो गांधी जी द्वारा यंग इंडिया समाचार पत्र शुरू किया गया था। और जो पीछे का वीडियो नहीं देखें वो प्ले लिस्ट में जाकर जरूर देख लें, ठीक है। तो ये यंग इंडिया जो पत्रिका है इसके संपादक कौन थे? गांधी जी थे। अब गांधी जी द्वारा जितने भी महत्वपूर्ण पत्रिका या तो समाचार पत्र है वो सभी को देखेंगे, और इनका जो महत्वपूर्ण पुस्तक है वो सभी को देखेंगे जो एग्जाम में पूछा जाता है। तो एक तो यंग इंडिया हो गया, ठीक है। एक हरिजन पत्रिका के संपादक भी गांधी जी है। एक है नवजीवन के संपादक गांधी जी है। एक है इंडियन ओपिनियन, ये पत्रिका के भी संपादक गांधी जी है, ठीक है। यानी कि यंग इंडिया, हरिजन, नवजीवन और इंडियन ओपिनियन पत्रिका के संपादक कौन है? तो गांधी जी है। ये याद रखना है सभी। और बुक है, पुस्तक में अगर देखते हैं तो सत्य के साथ मेरे प्रयोग, इंग्लिश में भी कभी कभी पूछ लिया जाता है ना, माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ, तो वो भी ध्यान रखना, वही है। सत्य के साथ मेरे प्रयोग पुस्तक के लेखक कौन है? महात्मा गांधी जी हैं। हिंद स्वराज के लेखक गांधी जी है। ग्राम स्वराज के लेखक गांधी जी है। और दक्षिण अफ्रीका में सत्याग्रह के लेखक गांधी जी है। और मेरे सपनों का भारत पुस्तक के लेखक कौन है? गांधी जी है। एक बार फिर समझिए, सत्य के साथ मेरे प्रयोग, हिंद स्वराज, ग्राम स्वराज, दक्षिण अफ्रीका में सत्याग्रह और मेरे सपनों का भारत पुस्तक के लेखक कौन है? महात्मा गांधी जी है। एक क्वेश्चन ऐसे पूछा जाता है कि हरिजन बंधु नामक पत्रिका का नाम बदलकर क्या रखा गया था। तो हरिजन बंधु का नाम बदलकर हरिजन रखा गया है, ये आपको याद रखना है। अच्छा, अंग्रेजी साप्ताहिक पत्रिका न्यू इंडिया के संस्थापक कौन था? तो वो था बिपिन चंद्र पाल। देखिए यहाँ पर कन्फ्यूजन वाला जो प्रश्न है वो सभी देखेंगे। जैसे यंग इंडिया है ना, तो इसी तरह आपका आ जाता है को न्यू इंडिया है ना। तो न्यू इंडिया के साप्ताहिक पत्रिका, अंग्रेजी साप्ताहिक पत्रिका है, वो न्यू इंडिया के संपादक है बिपिन चंद्र पाल, ठीक है। लेकिन एक न्यू इंडिया है दैनिक, तो दैनिक न्यू इंडिया पत्रिका का शुरू किसने किया था? तो वो एनी बिसेंट है। फिर से समझिए, देखिए दैनिक अगर न्यू इंडिया पत्रिका है, ठीक है, न्यू इंडिया दैनिक शुरू किसने किया था? एनी बिसेंट ने। और साप्ताहिक जो है अंग्रेजी पत्रिका है न्यू इंडिया साप्ताहिक वाला, वो शुरू किया है बिपिन चंद्र पाल ने किया है। ये ध्यान रखना है। जैसे ऐसे भी रिलेट कर लीजिए, देखिए दो नाम है, एनी बिसेंट है और बिपिन चंद्र पाल है। तो साप्ताहिक, साप्ताहिक क्या बड़ा है, तो इनका नाम बड़ा वाला होता है बिपिन चंद्र पाल। और दैनिक वाला है वो न्यू इंडिया दैनिक जो है वो एनी बिसेंट है, ठीक है। और न्यू इंडिया पुस्तक के लेखक अगर पूछे तो वो एनी बिसेंट है। न्यू इंडिया पुस्तक के लेखक कौन है? तो एनी बिसेंट थे। तो इतने सारे आपको चीज़ें याद रखना है। नेक्स्ट है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? WC बनर्जी थे। अब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से जितने भी अति महत्वपूर्ण प्रश्न है जो कि एग्जाम में पूछा जाता है और पूछे जाने की संभावना है और कभी भी भविष्य में जो पूछा जाएगा, तो वो सभी प्रश्न यहाँ पर देखेंगे, ठीक है। जैसे शुरुआत करते भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुआ था? तो 28 दिसंबर 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुआ था। और इसकी स्थापना यानी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किसने किया था? तो A.O. ह्यूम ने किया था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किसके समय हुआ था, यानी उस समय वायसराय कौन था? तो लॉर्ड डफरिन था। लॉर्ड डफरिन का कार्यकाल था 1884 से 88 था, ठीक है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो WC बनर्जी थे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे? तो बदरुद्दीन तैयब जी थे। जितने भी आपको बताएंगे क्वेश्चन सारे अति महत्वपूर्ण है, इसलिए आपको नोट करते जाना है। अगर नोट नहीं भी कर पाते हैं तो आपको वीडियो 2 बार देख लेंगे तो आपको सारे याद हो जाएगा, ठीक है। रिवीजन सबसे ज़्यादा जरूरी होता है, किसी भी कम्पिटिटिव एग्जाम के लिए रिवीजन जरूरी होता है। इसलिए जो भी पढ़ें उसको आप रिवीजन जरूर करें। देखिए पढ़ना और लिखना ज्ञान की सामग्री को जुटाना है, सोचना और विचारना ही उसे स्मरणीय बनाता है। तो इसलिए आप पढ़ी हुई चीज़ों को सोचें जरूर। जैसे आप वीडियो समाप्त हो जाए तो जैसी समाप्त हो तो आप कोई भी काम करें तो सोचते रहें चीज़ों को, मैंने ये पढ़ा था, इसका ये हुआ था, इसका ये हुआ था, सोचते रहना है। सोचने से ही आपका हर चीज़ का है ना स्ट्रोंगनेस होता है और कन्फर्मेशन होता है। आप पूरी स्ट्रोंग आपका जो भी पढ़ते हैं वो आपको हमेशा हमेशा के लिए याद हो जाता है।
तो बात करते हैं, पहले अध्यक्ष था कांग्रेस का WC बनर्जी, पहला मुस्लिम अध्यक्ष बदरुद्दीन तैयब जी। अगर पहला अंग्रेज अध्यक्ष पूछे तो जॉर्ज यूले। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी? एनी बेसेंट थी। लेकिन अगर पूछे कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष कौन थी, तो सरोजिनी नायडू थी। अच्छा, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कौन से अधिवेशन के अध्यक्ष गांधी जी थे? तो 1924 के बेलगांव अधिवेशन के अध्यक्ष गांधी जी थे। यानी कि एकमात्र कांग्रेस के अधिवेशन का अध्यक्ष पहली बार मतलब एक ही बार गांधी जी बने हैं। कब? 1924 के बेलगांव अधिवेशन में गांधी जी अध्यक्ष बने थे कांग्रेस के। ठीक है। अच्छा, बिहार में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला अधिवेशन कहाँ हुआ था? काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बीपीएससी में कई बार पूछा हुआ है। बिहार में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला अधिवेशन कहाँ हुआ था? ये क्वेश्चन बिहार एसएससी सीजीएल में भी पूछा है। तो बिहार में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला अधिवेशन पटना के बांकीपुर में हुआ था। कब हुआ था? 1912 में हुआ था। और पटना के जो बांकीपुर में अधिवेशन हुआ था, इसका अध्यक्ष कौन था? तो RN माधोलकर थे। ठीक है। बिहार में दूसरा अधिवेशन कब हुआ था और कहाँ हुआ था? तो दूसरा अधिवेशन गया में हुआ था, 1922 में हुआ था, है ना। ठीक 10 साल बाद 1912 में हुआ था पहला, और 1922 में हुआ था दूसरा बिहार में कांग्रेस का अधिवेशन। ठीक है। अच्छा, गया वाला जो अधिवेशन है 2022 में हुआ था, उसका अध्यक्ष कौन था? तो चित्तरंजन दास था। पहले वाले का था RN माधोलकर, और 1922 में जो हुआ, 1922 का गया में जो हुआ, 1922 का अध्यक्ष कौन था? चित्तरंजन दास था। 22 दास है ना, ऐसे रिलेट कर लेना है। 1922 वाला का अध्यक्ष कौन है? चित्तरंजन दास है। तो ये इतने सारे चीज़ें आपको भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से याद रखना है, हमेशा हमेशा याद रखना है ना, रट के। नेक्स्ट है कि महामना के नाम से किसे जाना जाता था? तो महामना के नाम से किसे जाना जाता है? तो मदन मोहन मालवीय को महामना के नाम से जाना जाता है। अच्छा, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के संस्थापक कौन थे? तो ये मदन मोहन मालवीय ही थे। मदन मोहन मालवीय को भारत रत्न कब दिया गया था? तो 2014 में भारत रत्न 2 लोगों को मिला था, एक अटल बिहारी वाजपेयी और मदन मोहन मालवीय को मिला था। अच्छा, शेरे पंजाब किसे कहा जाता है? तो शेरे पंजाब किसे कहा जाता है? तो लाला लाजपत राय को शेरे पंजाब कहा जाता है। लोकमान्य किसे कहा जाता है? तो लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक को कहा जाता है। अब लोकमान्य जब भी आएगा तो कन्फ्यूजन वाला एक है, जो कि उसको भी साथ में याद रखना है। लोकनायक किसे कहा जाता है? तो लोकनायक जयप्रकाश नारायण को कहा जाता है। इसे रिलेट ऐसे रख लेना ताकि आपको कन्फ्यूजन ना हो और याद भी रहे। देखिए, किसी को अगर मान सम्मान करते हैं ना, तो तिलक लगा कर करते हैं। ठीक है। यानी कि मान्य जो है, लोकमान्य किसे कहेंगे? तिलक को कहेंगे, बाल गंगाधर तिलक को। किसी को मान सम्मान करेंगे तिलक लगाकर। यानी कि जब भी पूछेगा लोकमान्य, तो लोकमान्य तिलक वाला टिक कर देना है, बाल गंगाधर तिलक। और लोकनायक कौन हो गया? जयप्रकाश नारायण हो गया। नेक्स्ट है कि 1922 में बनी स्वराज पार्टी के संस्थापक कौन थे? तो स्वराज पार्टी के संस्थापक कौन थे? तो एक थे मोतीलाल नेहरू और एक था चित्तरंजन दास था। तो ऑप्शन में क्या है? मोतीलाल नेहरू है। ठीक है, मोतीलाल नेहरू। यानी कि स्वराज पार्टी की स्थापना किसने किया था? मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास ने किया था, 1923 ईस्वी में किया था। ठीक है, ये ध्यान रखना है। अच्छा, बिहार में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जो दूसरा अधिवेशन हुआ था, उसका अध्यक्ष कौन था? तो चित्तरंजन दास ही था। ठीक है, चित्तरंजन दास, जो कि मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास ने स्वराज पार्टी की स्थापना किया था। तो चित्तरंजन दास से वहाँ रिलेट कर लेना एक और क्वेश्चन कि जो 1922 का अधिवेशन हुआ था बिहार में, तो उसका अध्यक्ष कौन था? चित्तरंजन दास था। और एक पुस्तक है जो कि प्रसिद्ध है, काफ़ी एग्जाम में पूछा जाता है, इंडिया फॉर इंडियंस। इसके लेखक कौन है? तो चित्तरंजन दास ही है। इंडिया फॉर इंडियंस पुस्तक के लेखक कौन है? चित्तरंजन दास है। और देश बंधु किसे कहा जाता है? तो चित्तरंजन दास को कहा जाता है। और कन्फ्यूजन वाला एक प्रश्न है कि दीन बंधु किसे कहा जाता है? देखिए, जब भी कन्फ्यूजन वाला कोई क्वेश्चन हो तो उसे साथ में रिलेट करके स्टडी करना चाहिए। तो देश बंधु चित्तरंजन दास और दीन बंधु CF एंड्रूज को कहा जाता है। तो CF एंड्रूज को जो कहा जाता है दीन बंधु, और देश बंधु चित्तरंजन दास को। तो इसे रिलेट कैसे कर लेना? देखिए, देश दास ना, देश बंधु चित्तरंजन दास, जैसे देश बंधु चित्तरंजन दास हो जाएगा तो दीन बंधु CF एंड्रूज हो जाएगा। तो ऐसे रिलेट कर लेना है, कभी कभी कन्फ्यूजन नहीं होगा, याद भी रहेगा ना। जब भी पूछेगा देश बंधु तो दास वाला तुरंत टिक कर देना है ना, और दीन बंधु तो CF एंड्रूज को कहा जाता है। नेक्स्ट है, किसे 1932 में पाकिस्तान नाम दिया? किसने 1932 में पाकिस्तान नाम दिया? यानी पाकिस्तान शब्द का पहला प्रयोग किसने किया था? चौधरी रहमत अली ने किया था।
पहली बार पाकिस्तान शब्द नाम किसने दिया था? चौधरी रहमत अली ने दिया था। अच्छा, किस वर्ष मुस्लिम लीग द्वारा अलग पाकिस्तान की मांग की गई थी? तो 1940 का मुस्लिम लीग के लाहौर अधिवेशन में पहली बार अलग पाकिस्तान की मांग किया गया था। और 1940 का मुस्लिम लीग का अध्यक्ष कौन था? तो मोहम्मद अली जिन्ना था। नेक्स्ट है कि इंदिरा गांधी द्वारा राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा कब की गई थी? तो इंदिरा गांधी द्वारा राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा किया गया था 1975 ईस्वी में। ठीक है, अब 1975 ईस्वी में राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान भारत का राष्ट्रपति कौन थे? तो फखरुद्दीन अली अहमद थे। अच्छा, राष्ट्रीय आपात किस अनुच्छेद में? तो यहाँ पर 3 अनुच्छेद अति महत्वपूर्ण है जो कि एग्जाम में कई बार रिपीट होते रहता है। तो राष्ट्रीय आपात जो है अनुच्छेद 352 में है। राष्ट्रपति शासन किस अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 356 में है। और वित्तीय आपात किस अनुच्छेद में? अनुच्छेद 360 में। ये तीनों अनुच्छेद हमेशा याद रखना है। ठीक है। अच्छा, राष्ट्रीय आपात जो है ये भारत में अब तक कितनी बार लगा है? तो ये भारत में 3 बार अब तक लग चुका है राष्ट्रीय आपात। कब कब लगा था? तो 1962 में, 1971 में और 1975 में राष्ट्रीय आपात लगा है 3 बार अब तक। और बिहार में राष्ट्रपति शासन अब तक कितनी बार लगा है? तो बिहार में राष्ट्रपति शासन अब तक 8 बार लगा है। और वित्तीय आपात अब तक भारत में कितनी बार लगा है? तो अब तक 1 बार भी वित्तीय आपात नहीं लगा है, ये याद रखना है। अच्छा, ये इतने सारे चीज़ें आपको याद रखना है। ठीक है, बिहार में वित्तीय आपात बिहार में राष्ट्रपति शासन अब तक 8 बार, वित्तीय आपात 1 बार भी नहीं लगा और राष्ट्रीय आपात 3 बार लगा था। नेक्स्ट है कि जनजाति समूह मुंडा कहाँ रहता है? तो जनजाति समूह मुंडा कहाँ रहता है? तो झारखंड में, झारखंड के छोटा नागपुर पठार में मुंडा जनजाति निवास करता है। ठीक है, अब ये जो मुंडा जनजाति है, इस टाइप के क्वेश्चन मालूम ज़्यादा इंपॉर्टेंट आता है कि ये विद्रोह कहाँ हुआ था, मुंडा विद्रोह कहाँ हुआ था, मोपला विद्रोह कहाँ हुआ था, ये क्वेश्चन पूछा जाता है कहाँ हुआ था। तो आपको ये सारे हमेशा याद रखना है और यहाँ पर रिवीजन कर लेते हैं। मुंडा विद्रोह कहाँ हुआ था? तो झारखंड में हुआ था। और मोपला विद्रोह कहाँ हुआ? केरल में हुआ था। अहोम विद्रोह असम में हुआ था। पागलपंथी विद्रोह बंगाल में हुआ था। सन्यासी विद्रोह बंगाल और बिहार में हुआ था। सिपाही विद्रोह मेरठ में हुआ था। कूका आंदोलन या तो कूका विद्रोह कहाँ हुआ था? पंजाब में हुआ था। और वहाबी आंदोलन कहाँ हुआ था? पटना में हुआ था। रही बात मुंडा विद्रोह से, मुंडा विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? तो बिरसा मुंडा ने किया था। और बिरसा मुंडा के गुरु कौन थे? ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है। तो बिरसा मुंडा के गुरु कौन थे? आनंद पांडे थे। नेक्स्ट है कि राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम किसने लिखा? तो राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम बंकिम चंद्र चटर्जी ने लिखा। अच्छा, वंदे मातरम जो ये राष्ट्रीय गीत है किस उपन्यास से लिया गया है? तो आनंद मठ से लिया गया है। और आनंद मठ के रचयिता कौन है? तो बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय है। अब आनंद मठ के रचयिता बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय कभी आप नहीं भूलें, हमेशा याद रहे, कन्फ्यूजन ना हो। तो इसे कैसे याद रख लेना है? देखिए, आनंद मठ को रिलेट करिए मीठा से। आनंद मठ यानी मीठा, तो कोई चीज़ मीठा है या तो तीखा है, कैसे पता करेंगे? उसे चाट के पता करेंगे। चाट के यानी चट्टोपाध्याय, है ना। यानी कि आनंद मठ के लेखक कौन हो गया? बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय। अच्छा, राष्ट्रीय गीत पहली बार कब गाया गया? तो राष्ट्रीय गीत पहली बार 1896 के कोलकाता अधिवेशन में गाया गया था। और राष्ट्रीय गीत का समय अवधि कितनी है? तो 65 सेकेंड है। ये बात हो गई राष्ट्रीय गीत की। राष्ट्रीय गान का भी यहाँ पर कुछ देख लेते हैं। राष्ट्रीय गान जो है वो कौन सा भारत का? जनगण मन है। और उसकी अवधि कितनी है जनगण मन की? 52 सेकेंड है। ठीक है, राष्ट्रगान को किसने लिखा? रविंद्रनाथ टैगोर ने लिखा था। और पहली बार राष्ट्रगान को कब गाया गया था? 1911 के कोलकाता अधिवेशन में। ठीक है, देखिए, पहली बार राष्ट्रीय गीत जो है वो 1896 के कोलकाता अधिवेशन में, और राष्ट्रगान जो है वो 1911 के कोलकाता अधिवेशन में गाया गया था। नेक्स्ट है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कौन से अधिवेशन के अध्यक्ष गांधी जी थे? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के एकमात्र अधिवेशन में गांधी जी अध्यक्ष बने थे 1924 के बेलगांव अधिवेशन में बने थे। 1924 के बेलगांव अधिवेशन में। बेलगांव कहाँ है? ये कर्नाटक में है। ठीक है। अच्छा, एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट आता है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला अधिवेशन जो गांव में हुआ था वो कौन सा अधिवेशन था? तो 1937 का फैजपुर अधिवेशन था। और ये फैजपुर का महाराष्ट्र में एक गांव है। तो गांव में पहला अधिवेशन हुआ था 1937 में, फैजपुर अधिवेशन महाराष्ट्र में ये। ठीक है। अच्छा, बाल गंगाधर तिलक किस शहर में होम रूल लीग की स्थापना किया था? तो बेलगांव में ही बाल गंगाधर तिलक ने होम रूल लीग की स्थापना किया था। नेक्स्ट है, भारत की स्वतंत्रता के लिए आज़ाद हिंद फौज की संकल्पना मूलतः किसने प्रस्तुत की?
तो भारत की स्वतंत्रता के लिए आज़ाद हिंद फौज की ये गठन किया था रास बिहारी बोस ने किया था। ठीक है। अच्छा, रास बिहारी बोस ने ये गठन आज़ाद हिंद फौज की गठन कहाँ किया था? तो जापान के टोक्यो में किया था 1942 में। ठीक है, रास बिहारी बोस ने। अच्छा, सिंगापुर में 1942 में आज़ाद हिंद फौज का गठन किसने किया था? तो कैप्टन मोहन सिंह ने किया था, है ना। सिंगापुर में सबसे पहले 1942 में आज़ाद हिंद फौज का गठन कैप्टन मोहन सिंह ने किया था। और 1943 में इसका नेतृत्व, मतलब इसका कमान संभाल लिया था किसने? सुभाष चंद्र बोस ने। आज़ाद हिंद फौज की अगर पूछ लिया जाए कि सिंगापुर में स्थापना या तो किसने कमान संभाली 1943 में, तो सुभाष चंद्र बोस ने। ठीक है, ये भी चीज़ें याद रखना है। नेक्स्ट है कि भारत में प्रथम अंग्रेजी समाचार पत्र प्रारंभ किया था। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ना, कई एग्जामों में ये पूछा हुआ है। ठीक है, और हमेशा क्वेश्चन ये रिलेटेड यहाँ पर इंपॉर्टेंट आता है। यहाँ से 5-6 क्वेश्चन है जो कि एग्जाम में इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में रिपीट होते रहता है। भारत में प्रथम अंग्रेजी समाचार पत्र प्रारंभ किया था किसने? जेम्स अगस्टस हिक्की ने। भारत का प्रथम अंग्रेजी समाचार पत्र था कौन सा? तो बंगाल गजट था। या तो ऐसे भी अगर पूछें कि भारत का पहला समाचार पत्र कौन था, तो वो बंगाल गजट ही था, जिनके संपादक ये जेम्स अगस्टस हिक्की था। ठीक है, पहला समाचार पत्र वो अंग्रेजी में ही था, ये बंगाल गजट था। ठीक है, जिसके संपादक जेम्स अगस्टस हिक्की था। ठीक है। अच्छा, भारत का प्रथम हिंदी समाचार पत्र कौन सा था? तो भारत का प्रथम हिंदी समाचार था उदंत मार्तंड, है ना। अब उदंत मार्तंड का प्रकाशन किसने किया? तो पंडित जुगल किशोर ने किया था। पंडित जुगल किशोर शुक्ल ने किया था। यानी कि आपसे ये भी पूछा अगर जाए कि भारत में प्रथम हिंदी समाचार पत्र किसने प्रारंभ किया, तो पंडित जुगल किशोर शुक्ल ने किया था। और वो समाचार पत्र कौन सा है प्रथम हिंदी? तो उदंत मार्तंड है। ठीक है। अच्छा, बिहार का पहला हिंदी समाचार पत्र कौन सा है? बिहार का पहला दैनिक हिंदी समाचार पत्र है बिहार बंधु। ठीक है, और बिहार बंधु किसने शुरू किया? तो केशव राम भट्ट ने किया था 1872 ईस्वी में। यानी कि बिहार का पहला हिंदी समाचार पत्र किसने शुरू किया था? केशव राम भट्ट ने किया था 1872 ईस्वी में किया था, है ना। बिहार बंधु पहला हिंदी समाचार पत्र बिहार का। बिहार का पहला अंग्रेजी समाचार पत्र कौन सा है? तो बिहार का पहला अंग्रेजी समाचार पत्र है द बिहार हेराल्ड, है ना। द बिहार हेराल्ड। ठीक है, ये याद रखना है। पहला अंग्रेजी समाचार पत्र है द बिहार हेराल्ड। और द बिहार हेराल्ड किसने शुरू किया था? गुरु प्रसाद सेन ने किया था 1875 ईस्वी में। तो ये सारी चीज़ें आपको याद रखना है। नेक्स्ट है कि भारत आने वाला प्रथम यूरोपीय था। तो भारत आने वाला प्रथम यूरोपीय थे पुर्तगाली थे। ठीक है, इसका आने का क्रम इसके बाद कौन सा आया? कभी सीरियल से सभी को दे देगा, अब पूछेगा आने का क्रम इसका क्या है। ठीक है, तो सबसे पहले किसने आया? तो ये तो पुर्तगाली हो गया। इसके बाद कौन सा आया था? इसके बाद आया था डच, उसके बाद अंग्रेज, उसके बाद डेनिश, उसके बाद फ्रेंच आया था। ठीक है, अब रही बात यहाँ पुर्तगाली से, यहाँ से कई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जाता है, वो सभी यहाँ पर देखेंगे। जैसे भारत आने वाला प्रथम पुर्तगाली यात्री कौन था? तो वास्को डी गामा था। वो 1498 ईस्वी में आया था। ये भी डायरेक्ट ईस्वी पूछा जाता है कि वास्को डी गामा भारत कब आया था? तो 1498 में आया था। वास्को डी गामा भारत में कहाँ पर आया था? केरल के कालीकट पर आया था। और केरल के कालीकट पर ये वास्को डी गामा का स्वागत किसने किया था? तो जमोरिन ने किया था। ठीक है, और एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ये आता है कि भारत के लिए समुद्री मार्ग की खोज किसने किया था? तो वास्को डी गामा ने ही खोज किया था। अच्छा, भारत में पुर्तगाल का पहला गवर्नर कौन था? तो डी अल्मेडा था। भारत में पुर्तगाली सत्ता का वास्तविक संस्थापक अगर पूछे तो डी अल्बुकर्क था। ठीक है, पहला संस्थापक या पहला गवर्नर पूछे तो डी अल्मेडा है, लेकिन वास्तविक संस्थापक पूछे पुर्तगाली का तो वो है डी अल्बुकर्क। ठीक है। अच्छा, पुर्तगालियों में इस टाइप के 2-3 क्वेश्चन और याद रखना है जो कि पूछा जाता है कि पुर्तगालियों ने भारत में अपना पहला कारखाना कहाँ स्थापित किया? तो केरल के कोचीन में किया था। देखिए, पुर्तगालियों ने केरल के कोचीन में किया था, और जबकि अंग्रेज और फ्रांसीसियों ने ये अपनी पहली फैक्ट्री, अंग्रेज और फ्रांसीसी दोनों सूरत में किया था, है ना। गुजरात के सूरत में ये दोनों पहली फैक्ट्री अंग्रेज और फ्रांसीसी ने स्थापित किया था। ठीक है, एक क्वेश्चन ये आता है कि पुर्तगालियों ने इंग्लैंड के राजा चार्ल्स द्वितीय को 1662 में पुर्तगाल के राजा की बहन से शादी करने पर
किस भारतीय शहर को दहेज रूप में उपहार में दिया गया? तो मुंबई को उपहार के रूप में दिया गया था, ये याद रखना है। एक क्वेश्चन अति महत्वपूर्ण ये है कि भारतीय सेना ने गोवा को पुर्तगालियों से कब मुक्त कराया? तो 1961 में कराया था, गोवा को मुक्त किया था पुर्तगालियों से। नेक्स्ट है कि सती प्रथा की रीति को अवैध घोषित किया। तो सती प्रथा को अवैध घोषित किसने किया था? लॉर्ड विलियम बेंटिक ने किया था। लॉर्ड विलियम बेंटिक का कार्यकाल कितना था? तो 1828 से 35 था इसका कार्यकाल, लॉर्ड विलियम बेंटिक की। ठीक है, अब लॉर्ड विलियम बेंटिक ने सती प्रथा को समाप्त किया। ठगी प्रथा को समाप्त किसने किया? तो लॉर्ड विलियम बेंटिक ने किया था, ये ध्यान रखना है। ठीक है, अच्छा, सती प्रथा के बारे में ये था कि इस प्रथा में जीवित विधवा पत्नी को मृत पति की चिता पर जिंदा ही जला दिया जाता था और 1829 में लॉर्ड विलियम बेंटिक ने इस प्रथा को अवैध घोषित कर दिया था। तो ये ध्यान रखना है। ठीक है, और यहाँ पर 2 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है कि सती प्रथा को समाप्त किसने किया और ठगी प्रथा को समाप्त किसने किया था? तो लॉर्ड विलियम बेंटिक ने किया था। एक क्वेश्चन ये भी ध्यान रखना है कि भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? तो लॉर्ड विलियम बेंटिक ही था, ये याद रखना है। अच्छा, किस ब्रिटिश गवर्नर ने भारत में दास प्रथा को समाप्त किया था? तो देखिए, सती प्रथा को समाप्त किया लॉर्ड विलियम बेंटिक और दास प्रथा को समाप्त किया था लॉर्ड एलन बरो ने किया था 1843 ईस्वी में। ठीक है, ये कन्फ्यूजन कर सकता था आपको, इसीलिए दोनों को साथ में यहाँ देख लिए। सती प्रथा को समाप्त किया लॉर्ड विलियम बेंटिक ने और दास प्रथा को समाप्त किया लॉर्ड एलन बरो ने किया था, है ना। एलन बरो ने 1843 में किया था, ये याद रखना है। नेक्स्ट है कि 1857 ईस्वी में प्रथम भारतीय विश्वविद्यालय खोला गया था। तो 1857 ईस्वी में प्रथम भारतीय विश्वविद्यालय खोला गया था कहाँ? कोलकाता में खोला गया था। ठीक है, और ये कोलकाता में खोला गया था और 1857 की बात है। उस समय भारत का वायसराय कौन था? वायसराय तो 1858 से बना, तो यानी कि भारत का उस समय गवर्नर जनरल कौन था? तो लॉर्ड कैनिंग था। लॉर्ड कैनिंग का कार्यकाल था 1856 से 1862 में और 1858 देखिए ये थे गवर्नर जनरल। ठीक है, फिर वही 1858 से यही वायसराय भी हो गए थे। भारत का पहला वायसराय भी पूछा जाता है तो ये लॉर्ड कैनिंग ही था। ठीक है, अच्छा, विश्वविद्यालय की बात आई यहाँ, तो विश्वविद्यालय से जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है वो सब देखेंगे। विश्व का पहला विश्वविद्यालय कौन सा माना जाता है? तो तक्षशिला विश्वविद्यालय। भारत का सबसे प्राचीन विश्वविद्यालय तो नालंदा विश्वविद्यालय। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसने किया था? तो कुमारगुप्त प्रथम ने किया था। विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किसने किया? तो धर्मपाल ने किया था। अच्छा, नालंदा विश्वविद्यालय को ध्वस्त किसने किया था? तो बख्तियार खिलजी ने किया था। आपको याद ऐसे रखना है कि नालंदा विश्वविद्यालय और विक्रमशिला विश्वविद्यालय ये दोनों को नष्ट किया था बख्तियार खिलजी ने किया था। बख्तियार खिलजी याद ऐसे रख लेना है कि जो पटना से पहले जो बख्तियारपुर स्टेशन का नाम जो है ना, ये बख्तियार खिलजी के नाम पर ही रखा गया है। ठीक है, अच्छा, पटना विश्वविद्यालय की स्थापना कब हुआ था? पटना विश्वविद्यालय की स्थापना 1917 में हुआ था। और पटना विश्वविद्यालय जब भी पढ़ेंगे तो पटना हाईकोर्ट भी साथ में पढ़ लेना, रिवीजन कर लेना, क्योंकि ये दोनों के आगे पीछे हुआ था। यानी पटना हाईकोर्ट की स्थापना 1916 में हुआ था पटना हाईकोर्ट की, और पटना विश्वविद्यालय की 1917 में स्थापना हुआ था। नेक्स्ट है कि ब्रिटिश संसद का प्रथम भारतीय सदस्य कौन बना? यानी कि ब्रिटिश संसद चुने जाने वाले पहले भारतीय कौन थे? तो वो थे दादा भाई नेहरू थे। ठीक है, अब दादा भाई नेहरू काफ़ी इंपॉर्टेंट व्यक्ति है, इनसे कई क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम में। वो कौन कौन सा है? देखिए, भारत में पहली बार राष्ट्रीय आय का अनुमान किसने लगाया था? तो दादा भाई नेहरू ने ही लगाया था। 1867 से 68 में लगाया था। अच्छा, दादा भाई नेहरू ने जो अनुमान लगाया था पहली बार राष्ट्रीय आय का, उस समय प्रति व्यक्ति आय कितने रुपया अनुमान लगाया था? तो प्रति व्यक्ति 20 रुपया अनुमान लगाया था। ठीक है, भारत का वयोवृद्ध यानी कि ग्रैंड ओल्ड मैन किसे कहा जाता है? तो दादा भाई नेहरू को कहा जाता है। देखिए, एक भारत का वयोवृद्ध पुरुष है, ये दादा भाई नेहरू है। एक है भारत का वयोवृद्ध महिला, वो किसे कहा जाता है? तो अरुणा आसफ अली को कहा जाता है। ठीक है, और एक क्वेश्चन याद रखना है कि पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया पुस्तक के लेखक कौन है? तो दादा भाई नेहरू है ना। पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया पुस्तक के लेखक दादा भाई नेहरू है। नेक्स्ट है कि निम्न को काल क्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए। तो काल क्रमानुसार ये व्यवस्थित करने के लिए क्या है? इन लोग का ये सब का ईस्वी आपको जानना पड़ेगा। जैसे गांधी जी भारत वापस कब आए थे? तो आए थे 9 जनवरी 1915 को, ये 1915 हो जाएगा। और लखनऊ समझौता कब हुआ था? 1916 को हुआ था। और प्रथम विश्व युद्ध प्रारंभ कब हुआ था? 1914 को हुआ था। और चंपारण सत्याग्रह 1917 में हुआ था। ठीक है, तो इस तरह इसका कैसे हो जाएगा?
तो पहले होगा 14 वाला, है ना, 3 वाला, पहले 3 हो जाएगा, उसके बाद 1 3 1, ठीक है, 3 1, उसके बाद 2 4, 3 1 2 4, 3 1 2 4 किस में, 3 1 2 4 है ऑप्शन नंबर 4 में, है ना। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर 4 हो जाता है, ठीक है। तो वो सारे इस भी आपको याद रखना है। अच्छा, सभी से एक एक क्वेश्चन अगर और देख लेते हैं तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से कि गांधी जी जब वापस आए थे ने, तो आए थे 9 जनवरी 1915 को। तो 9 जनवरी को ही ने प्रवासी भारतीय दिवस मनाया जाता है। क्वेश्चन पूछा जाता है प्रवासी भारतीय दिवस कब मनाया जाता है, तो 9 जनवरी को मनाया जाता है। लखनऊ समझौता से क्या है एक इम्पोर्टेंट कि गर्म दल और नरम दल का जो मिलन हुआ था, समझौता हुआ था, कब हुआ था, तो 1916 के लखनऊ अधिवेशन में हुआ था, जिसे लखनऊ समझौता कहा जाता है। अच्छा, प्रथम विश्व युद्ध कब से कब तक चला था, 1914 से 1918 तक था। और चंपारण सत्याग्रह 1917 में हुआ था, और किसके विरुद्ध था, ये नील की खेती के विरुद्ध था, यानी 3 कठिया पद्धति के विरुद्ध था। और चंपारण आने के लिए गांधी जी को आमंत्रित किसने किया था, तो राजकुमार शुक्ला ने किया था। नेक्स्ट है, निम्नलिखित आंदोलनों में से किस आंदोलन में वंदे मातरम का नारा अपनाया गया था। तो वंदे मातरम का नारा अपनाया गया था 1905 में बंगाल विभाजन के समय, ठीक है। और वंदे मातरम क्या है, राष्ट्रीय गीत जो है वंदे मातरम है। वंदे मातरम किसने लिखा, बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने लिखा। और बंगाल विभाजन किस वायसराय के समय हुआ था, तो लॉर्ड कर्जन के समय हुआ था बंगाल विभाजन। अच्छा, वंदे मातरम पहली बार कब गाया गया, तो 1896 के कोलकाता अधिवेशन में। और राष्ट्रगान को पहली बार गाया गया था 1911 के कोलकाता अधिवेशन में। नेक्स्ट है, लॉर्ड माउंटबेटन वायसराय के रूप में कार्य करने के लिए विशिष्ट निर्देश के साथ भारत आया था। तो किस निर्देश के साथ भारत आया था, निर्देश के साथ, तो भारतीय उपमहाद्वीप के किसी क्षेत्र को छोटे छोटे विरोधी राज्य में विभाजन करना इनका उद्देश्य था, है ना, लॉर्ड माउंटबेटन का, ठीक है। लॉर्ड माउंटबेटन से कुछ याद आ रहा है, भारत का पहला गवर्नर जनरल कौन था, वो तो लॉर्ड विलियम बेंटिक था, और ये माउंटबेटन की बात हो रही है ना, लॉर्ड माउंटबेटन की बात हो रही है। तो ये माउंटबेटन क्या था, भारत का अंतिम वायसराय था माउंटबेटन, है ना, ठीक है। और बात करें विलियम बेंटिक की, तो भारत का पहला गवर्नर जनरल था लॉर्ड विलियम बेंटिक, और सती प्रथा और ठगी प्रथा को समाप्त किया था लॉर्ड विलियम बेंटिक ने किया था। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसने कांग्रेस के कराची अधिवेशन के लिए मौलिक अधिकारों पर 1931 में संकल्प का मसौदा तैयार किया था, तो ये किया था पंडित जवाहरलाल नेहरू ने किया था, है ना। फिर से समझिए, कांग्रेस के कराची अधिवेशन के लिए मौलिक अधिकारों पर 1931 में संकल्प का मसौदा तैयार किया था किसने, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने किया था। अब ये कराची अधिवेशन कब हुआ था, तो 1931 में हुआ था, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जाता है। और 1931 के कराची अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे, तो सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। अच्छा, 1931 से और इम्पोर्टेंट चीज़ क्या है, तो गांधी इरविन समझौता कब हुआ था, तो 1931 में ही हुआ था। और द्वितीय गोलमेज सम्मेलन कब हुआ था, तो 1931 में ही हुआ था। और किस गोलमेज सम्मेलन में गांधी जी भाग लिया था, तो 1931 के द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में ही गांधी जी ने भाग लिया था, ठीक है। अच्छा, अब रही बात पंडित जवाहरलाल नेहरू के, तो भारत के पहले प्रधानमंत्री कौन थे, पंडित जवाहरलाल नेहरू। भारत के सबसे लंबे समय तक प्रधानमंत्री रहने वाले कौन है, तो पंडित जवाहरलाल नेहरू ही है। 1947 से 1964 तक रहे थे, लगभग 17 साल। अच्छा, पहली बार पूर्ण स्वराज्य की मांग कब किया गया था, 1929 के लाहौर अधिवेशन में किया गया था। और 1929 के लाहौर अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे, तो पंडित जवाहरलाल नेहरू ही थे, ठीक है। और एक क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना को किसने आधुनिक भारत का मंदिर कहा, तो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने ही कहा था। अच्छा, बाल दिवस किन के जन्म दिवस पर मनाया जाता है, तो जवाहरलाल नेहरू के ही जन्म दिवस पर मनाया जाता है। बाल दिवस कब, 14 नवंबर को मनाया जाता है, क्योंकि पंडित जवाहरलाल नेहरू का जन्म 14 नवंबर 1889 में इलाहाबाद में हुआ था। और एक पुस्तक से इनसे पूछा जाता है कि डिस्कवरी ऑफ इंडिया यानी भारत की खोज पुस्तक के लेखक कौन है, तो पंडित जवाहरलाल नेहरू है। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से किसे भारतीय क्रांति की माँ के रूप में जाना जाता है, तो भारतीय क्रांति की माँ किसे कहा जाता है, ये मैडम भिकाजी कामा को कहा जाता है। मैडम भिकाजी कामा से और 2-3 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि एग्जाम में पूछा जाता है, वो कौन सा है कि विदेशी धरती पर पहली बार तिरंगा झंडा किसने फहराया, तो ये मैडम भिकाजी कामा ने ही फहराया था। एक बार तो बीपीएससी में ये क्वेश्चन पूछा गया था कि पहली बार विदेशी धरती पर मैडम भिकाजी कामा ने तिरंगा, विदेश में तिरंगा फहराया, कहाँ फहराया वो,
तो वो जर्मनी के स्टटगार्ड में फहराया था, ठीक है। लेकिन मालूम ऑप्शन में जर्मनी भी नहीं दिया था, सिर्फ स्टटगार्ड दिया था। तो ये आपको याद रखना है, स्टटगार्ड में ये कहाँ है, ये जर्मनी में। जर्मनी के स्टटगार्ड में पहली बार विदेशी धरती पर मैडम भिखाजी कामा ने तिरंगा झंडा फहराया था। जब भारत की पहली महिला राज्यपाल कौन थी, तो ये सरोजिनी नायडू ये। और कस्तूरबा गांधी कौन थी, तो महात्मा गांधी जी के पत्नी का नाम कस्तूरबा गांधी थी। और रही बात ये लक्ष्मीबाई की, तो 1857 के विद्रोह का नेतृत्व झांसी से किसने किया था, तो रानी लक्ष्मीबाई ने ही किया था। नेक्स्ट है कि भारत के संविधान का विचार सर्वप्रथम किसके द्वारा दिया गया था, तो भारत के संविधान का विचार जो है सबसे पहले एम.एन. राय द्वारा दिया गया था। एम.एन. राय यानी मानवेंद्र नाथ राय द्वारा दिया गया था, ठीक है। अब भारतीय संविधान से कई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है और अति महत्वपूर्ण प्रश्न है, जिसे संविधान बनाने और अपनाने वाला पहला देश कौन सा है। संविधान बनाने और अपनाने वाला पहला देश है संयुक्त राज्य अमेरिका है। विश्व का सबसे लंबा लिखित संविधान किस देश का है, तो वो भारत का ही है। अच्छा, भारतीय संविधान की पहली बैठक कब हुआ था, 9 दिसंबर 1946 को हुआ था। और भारतीय संविधान का अंतिम बैठक कब हुआ था, तो 24 जनवरी 1950 को हुआ था। अच्छा, भारतीय संविधान का जो हुआ था उसका पूछा जाता है ना कि अस्थाई अध्यक्ष कौन था, तो अस्थाई अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और वो अस्थाई अध्यक्ष थे डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा थे। और रही बात इम्पोर्टेंट क्वेश्चन और कि भारतीय संविधान को कब अंगीकार किया गया, देखिए पहली बैठक हुआ था कब, 9 दिसंबर 1946 को। और इसको अंगीकार कब किया गया, तो 26 नवंबर 1949 को अंगीकार किया गया था भारतीय संविधान को। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये सभी है, सभी एग्जाम में कई बार एग्जाम में रिपीट होते रहता है। तो भारतीय संविधान को अंगीकार किया गया था 26 नवंबर 1949 को। और इसी 26 नवंबर से एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पूछा जाता है, क्या कि संविधान दिवस कब मनाया जाता है, तो 26 नवंबर को संविधान दिवस मनाया जाता है। संविधान बनने में कितना समय लगा था, तो 2 साल 11 महीना 18 दिन लगा था, यानी कि 3 साल में 12 दिन कम, 2 साल 11 महीना 18 दिन लगा था। भारत का संविधान लागू कब हुआ, तो 26 जनवरी 1950 को हुआ था, ठीक है। देखिए अंगीकार किया गया था 26 नवंबर 1949 को, ये लागू हुआ 26 जनवरी 1950 को। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रथम बार जवाहरलाल नेहरू कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष कब चुने गए थे, तो पहली बार जवाहरलाल नेहरू ये कांग्रेस के अध्यक्ष कब चुने गए थे, तो ये 1929 में बने थे ना, 1929 के लाहौर अधिवेशन के ये अध्यक्ष थे कौन, पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। और पहली बार पूर्ण स्वराज की मांग कब किया गया था, तो 1929 में किया गया था, 1929 के लाहौर अधिवेशन में। अच्छा, इस टाइप के क्वेश्चन और इम्पोर्टेंट है, जैसे कि यहाँ पूछा कि पंडित जवाहरलाल नेहरू कांग्रेस के अध्यक्ष कब बने थे पहले, तो 1929 में बने थे। इसी तरह इम्पोर्टेंट एक क्वेश्चन है कि गांधी जी कांग्रेस के अध्यक्ष कब बने थे, तो वो 1924 में बने थे, 1924 के कर्नाटक के बेलगांव अधिवेशन में बने थे। सुभाष चंद्र बोस जी कांग्रेस के अध्यक्ष कब बने, तो 1938 में बने थे एक बार, 1938 के हरिपुरा अधिवेशन में, और 1939 के त्रिपुरी अधिवेशन में सुभाष चंद्र बोस जी कांग्रेस के अध्यक्ष बने थे। और सरोजिनी नायडू कांग्रेस के अध्यक्ष कब बने थे, तो 1925 के कानपुर अधिवेशन में सरोजिनी नायडू कांग्रेस की अध्यक्ष बनी थी। नेक्स्ट है कि भारत में प्रथम महिला मुख्यमंत्री थी, तो भारत में प्रथम महिला मुख्यमंत्री थी सुचेता कृपलानी थी, ठीक है। अब इसी तरह क्वेश्चन आता है ना कि भारत की पहली महिला राज्यपाल कौन थी, है ना। भारत में प्रथम महिला मुख्यमंत्री सुचेता कृपलानी, भारत में प्रथम महिला राज्यपाल सरोजिनी नायडू थी। और ये दोनों कहाँ की बनी थी, उत्तर प्रदेश की बनी थी, ठीक है। अच्छा, ये जो सुचेता कृपलानी कौन है मालूम, स्वतंत्रता के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे, तो जे.बी. कृपलानी थे। और जे.बी. कृपलानी की वाइफ यानी पत्नी थी ये सुचेता कृपलानी। नेक्स्ट है किसे फ्रंटियर गांधी कहा जाता है, फ्रंटियर गांधी कहा जाता है किसे, या तो कभी आता है किसे सीमांत गांधी कहा जाता है ना, इसको हिंदी में बोलते हैं सीमांत गांधी। तो फ्रंटियर गांधी पूछे या तो सीमांत गांधी पूछे, किसे कहा जाता है, खान अब्दुल गफ्फार खान को कहा जाता है, ठीक है। और खान अब्दुल गफ्फार खान से और कौन सा क्वेश्चन आता है, तो वो आता है कि प्रथम विदेशी जिसे भारत रत्न दिया गया वो कौन है, तो खान अब्दुल गफ्फार खान ही थे। प्रथम गैर भारतीय यानी पहला विदेशी जिसे भारत रत्न दिया गया तो वो है खान अब्दुल गफ्फार खान है, ठीक है। और एक क्वेश्चन ये आपको याद रखना है कि पख्तून पत्रिका के संपादक कौन थे, पख्तून
पख्तून पत्रिका के संपादक कौन थे? तो खान अब्दुल गफ्फार खान थे। अच्छा, दक्षिण अफ्रीका का गांधी किसे कहा जाता है? तो नेल्सन मंडेला को कहा जाता है। फ्रंटियर गांधी खान अब्दुल गफ्फार खान को, दक्षिण अफ्रीका का गांधी किसे कहा जाता है? नेल्सन मंडेला को कहा जाता है। नेक्स्ट है कि झांसी की रानी के तौर पर कौन प्रसिद्ध है? तो झांसी की रानी के तौर पर कौन? तो लक्ष्मीबाई प्रसिद्ध है। ठीक है, लक्ष्मीबाई का जन्म कहाँ हुआ था? वाराणसी में हुआ था, 1828 में हुआ था। देखिए, लक्ष्मीबाई का जन्म 1828 में हुआ था। इसे रिलेट यहाँ से कर लीजिए कि ब्राह्मण समाज की स्थापना कब हुआ था? तो 1828 में हुआ था। तो ऐसे रिलेट कर लेने से याद रहेगा, है ना। झांसी की रानी की जन्म कब हुआ? तो रानी लक्ष्मीबाई का जन्म हुआ था 1828 में, जब ब्राह्मण समाज की स्थापना हुआ था 1828 में। ठीक है। अच्छा, रानी लक्ष्मीबाई का बचपन का नाम क्या था? तो मणिकर्णिका था। 1857 के विद्रोह का नेतृत्व झांसी से किसने किया था? तो रानी लक्ष्मीबाई ने किया था। एक पुस्तक का नाम है झांसी की रानी, यानी कि झांसी की रानी पुस्तक के लेखक कौन है? तो वृंदावन लाल वर्मा है। तो दोस्तों, इस तरह से मॉडर्न हिस्ट्री से अति महत्वपूर्ण प्रश्नों का पार्ट 3 वीडियो होता है समाप्त। पिछले वीडियो मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था कि 2023 में अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार किसे दिया गया? तो अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार मिला है क्लाउडिया गोल्डिन को। इसे याद ऐसे रख लीजिए। देखिए, अर्थशास्त्र यानी कि अर्थव्यवस्था, तो आपका अर्थव्यवस्था स्ट्रॉन्ग कैसे होता है? जब आपके पास गोल्ड अगर है तो आपका अर्थव्यवस्था स्ट्रॉन्ग है, यानी कि क्लाउडिया गोल्डिन, है ना। गोल्डिन को रिलेट कर दीजिए गोल्ड से। गोल्ड यानी अर्थव्यवस्था आपका स्ट्रॉन्ग है। तो जब भी आपके पास क्वेश्चन आएगा ना कि अर्थशास्त्र, तो आपको गोल्ड वाला चुन लेना है ना। क्लाउडिया गोल्डिन को मिला है। अच्छा, आज का क्वेश्चन है कि नोबेल पुरस्कार कब दिया जाता है, मतलब किस तारीख को नोबेल पुरस्कार दिया जाता है। और उस तारीख को और एक इम्पोर्टेंट और घटना है, ठीक है, वो भी आपको बताना है। अगर जानते हैं इम्पोर्टेंट कुछ और, जब नोबेल पुरस्कार जिस तारीख को दिया जाता है उस तारीख से और भी अगर कुछ जानते हैं तो आपको बताना है। ठीक है, तो आप कमेंट में ये सारी चीज़ें लिखिएगा। और एक चीज़ हमेशा याद रखना है कि आपकी मुस्कान एक अनमोल खजाना है, इसे छोटी छोटी बातों में खोने ना दे। पढ़ते रहें, मुस्कुराते रहें। जय हिंद दोस्तों।